लेकिन खबर अलग है। इस देश में SC नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्थल दस्तक। कोरोना 1 मिलियन 10 लाख से पार करने वाला है। हम नंबर 1 पे आने वाले हैं, आ ही जाएंगे, 30 लाख हो जाए। अमेरिका में 30 लाख है, इसलिए मास्क लगा रहा हूं। लेकिन खबर अलग है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब लोग इस कोरोना से नहीं मरने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शंभू कुमार भाई ये कह रहे हैं कि इस देश में जो SC ST और OBC वर्ग के जो लोग हैं वो कोरोना से नहीं मरने वाले हैं। और एक तरीके से ये अपने आप में सच भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि SC ST OBC वर्ग के तो अधिकतर लोग आप देखेंगे खेतों में काम करने वाले होते हैं, फसल जोतने वाले होते हैं, या फिर मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। तो अब ये बताइए कि उनके पास तो मास्क खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से कोई मास्क उन्हें देती नहीं है। तो वो तप के, या ये कहें कि मजदूरी की आग में तप के, या मजदूरी की आड़ में जो वो काम करते हैं, दिन भर सड़क पे धूप में रहते हैं, उसकी आड़ में तप के उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि उनकी मौत कोरोना से नहीं होगी, कोरोना से उनकी जान नहीं जाएगी। हाँ, अगर जान जाएगी तो भूखमरी से जाएगी, जान जाएगी तो बद इंतजामी से जाएगी, जान जाएगी तो सड़क पर सर्दियों में सोने से और व्यवस्था ना होने से जाएगी, जो कि व्यवस्था जो है सरकार कभी कर ही नहीं पाती है। आप देखेंगे कि भूख से पहले भी लोगों की कितनी जानें गई। झारखंड में एक बच्ची भात भात कहते हुए मर गई, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ ऐसा करेक्शन नहीं था जिसके द्वारा उसे राशन दिया जा सके। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोग मरते हैं देश में। कोरोना जैसी महामारी से कोरोना अमिताभ बच्चन जैसे बड़े शख्स को होता है, और अमिताभ बच्चन को बचाने के लिए पूरी उनकी टीम, खुद की उनकी निजी मेडिकल जो टीम होगी, फैमिली डॉक्टर्स होंगे, वो उन्हें बचाने के लिए लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी बहुजन व्यक्ति को कोरोना होता है तो बहुजन व्यक्ति की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो नॉर्मली जाएगा, अगर उसे क्वारंटीन भी किया जाएगा वो सही होकर ही आएगा और अपने साथ किसी को लपेटे में नहीं लेगा। अपने साथ कोरोना में जो लपेटे में ले रहे हैं ये उसी जाति के लोग ले रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको घरों में AC में बैठकर काम करने की आदत है। घर में रहते हैं तो AC में, और बाहर जाते हैं कार में भी बैठते हैं तो उनकी गाड़ियों में भी AC लगा होता है। तो यहाँ शंभू कुमार जी ये बताने वाले हैं कि भारत में अभी इतने मामले बढ़ चुके हैं, और ये मामले जो बढ़े हैं ये PM केयर्स फंड में पैसा आने के बाद तो मामले और भी ज़्यादा बढ़े हैं। जबकि PM केयर्स फंड में पैसा आया तो उस पैसे का वो पैसा कुछ लगता हुआ दिखाई दिया नहीं हमें कि स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ लगा हो, कहीं पे सैनिटाइज़र या मास्क फ्री बांटे गए हों, कहीं पर भी ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया। महिलाओं को 300 रुपये 500 रुपये दिए गए, 3 महीनों तक दिए गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ना किसी ने कोई प्रश्न पूछा कि आखिर 1500 रुपये में इस महामारी में कैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजार ली। सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं का वेतन तो देखिए, महिलाओं के जो 500 रुपये थे वो तो आने बंद हो गए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का DA कटना बंद नहीं हुआ है। वो दिल्ली में जो है दिल्ली में जो टीचर्स हैं उनका कटना निरंतर जारी है। अगर 3 महीने के बाद आप राशन रोक सकते हैं, 3 महीने के बाद अगर आप महिलाओं के 500 रुपये रोक सकते हैं, तो 3 महीने के बाद आप सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली इस कटौती को भी रोक सकते थे। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको तो प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए ना, और पूंजीपतियों की जेब आप कैसे भरेंगे। कल की ही एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अंबानी सर जो हैं वो अब भारत में तो खैर वो नंबर 1 हो ही चुके हैं, अब विश्व में भी वो नंबर 1 मिलेनियर्स की आड़ में आ चुके हैं। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो वर्ल्ड में भी नंबर 1 बन जाए, लेकिन वो कहीं भी नंबर 1 बने इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई राष्ट्र का विकास नहीं होगा। कि अगर एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा होगा, या एक ही पूंजीपति के पास सारी पावर्स आ जाएंगी, या सारी मोनोपोली उसकी बिजनेस पर हो जाएगी, इससे कभी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि वो पूंजीपति अपनी पसंद के लोगों को ही अपनी कंपनियों में काम देंगे, उन्हें ही प्रतिनिधित्व देंगे, और प्रतिनिधित्व तो लोकतंत्र का एक मुख्य आधार ही है कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के या रोजगार के या अवसर की समानता के सारे जो अधिकार जो है उसे प्रतिनिधित्व एक प्रॉपर मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र की परिभाषा है।
लेकिन अगर एक ही पूंजीपति का विकास होता रहेगा, आप देखेंगे कि मैं मानता हूँ कि निजीकरण कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ और कांग्रेस के शासनकाल में भी निजीकरण देखा, लेकिन निजीकरण करना कहीं ना कहीं उस समय नियंत्रित एक तरीके से करना एक देश की ज़रूरत बन गया था, क्योंकि देश की इकोनॉमी रुकी हुई इकोनॉमी थी, बाहर से कुछ आ नहीं रहा था और इंडिया में चीज़ें बहुत महंगी हुआ करती थी। अगर लोग, मान लीजिए कि लोग अगर कोई कॉस्मेटिक सामान खरीद नहीं पाते थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी कि लैक्मी जैसी कंपनी आई और इस तरीके से कॉस्मेटिक के लिए महिलाओं को, तो ये थोड़ा सा निजीकरण करना तो देखिए बहुत ज़रूरी था। कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ और इसको करने के बाद ही प्राइवेट बैंक्स का कॉन्सेप्ट आया, जो कि कांग्रेस का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो कि नरसिम्हा राव जी थे उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार में अच्छे एक, और जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए, पी चिदम्बरम हो या कोई और भी हो, अच्छी एक्सपर्ट लोगों की उनके पास हमेशा टीम रही है, अच्छे अनुभवी लोग उनके पास रहे हैं। तो रेल मंत्री उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बनाया था और रेल में जो विकास लालू प्रसाद यादव ने किया था वो आप सब देख सकते हैं। लेकिन यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोरोना के कारण आप देखिए कि प्रवासी मज़दूर कोरोना से ना मर के आने जाने में और इस तरह की जद्दोजहद में ही वो मर गए। कोरोना से ना मरते हुए भुखमरी से लोग मरे, रास्तों पर चलकर दम तोड़ते हुए लोग मरे। कई किसान, कई लोग ऐसे थे जो अपने राज्य जाना चाहते थे, उन्हें टेंशन हो गई, लॉकडाउन लग गया, उस टेंशन में ही वो जो है एक्सपायर कर गए। बहुत से लोग संक्रमण में आए दूसरे लोगों की वजह से, सड़क पर अचानक इकट्ठा हो गए क्योंकि उन्हें गलत सूचना दे दी गई कि ट्रेन चलने वाली है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुजन समाज के लोग कोरोना से ना मरते हुए बल्कि दूसरे कई कारण हैं उनके मरने की, जैसे कि गुना में हिंसा हो गई दलितों पर और दलितों की ज़मीन छीनना, इस तरह के मध्य प्रदेश में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने सरकार गिराकर अपनी सरकार कायम की, और वहीं से एक तरह से दमनकारी नीति की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में शंभू भाई क्या बताना चाहते हैं। आपको क्या लगता है गुना की क्या खबर है? एक बदमाश दबंग सरकारी जमीन पर कब्जा करता है। शेड्यूल कास्ट का राजू और सावित्री अहिरवार उस जमीन को बटाई पर लेते हैं। कर्ज लेके 2 लाख रुपए अपनी तमाम जमा पूंजी है, 5-6 बच्चे हैं उनके, वहीं रहते हैं, खेती करते हैं। सरकार जो है वो उसको खाली कराने के लिए पुलिस वाले के साथ भेज देती है। इस देश में उसके बाद उनको जहर पीना पड़ता है। वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है और अभी बाईपोल का चुनाव होने वाला, बाईपोल इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए अब देखिए ये कितने, मतलब इस देश के लिए ये कितनी शर्म की बात है कि लोगों को यहाँ जहर पीना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा गिरी हुई और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि इस देश में कोरोना से ना मरते हुए बहुजन समाज के लोगों को जहर पिलाकर मारा जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। उनको आपसे देखिए, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, और बहुजन समाज के लोगों में कहीं ना कहीं जो संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति रही है। श्रमण संस्कृति बौद्ध संस्कृति की देन है। वो श्रम कर लेंगे, कमाएंगे और खाएंगे, और जिस दिन एक दिन का कमाएंगे उसी दिन खर्च कर देंगे। इस तरह से श्रम करके वो हमेशा खुश रहेंगे। धन को बटोरने की या गलत तरीके से या दूसरों का खून चूस कर पैसे जमा करने की नीति कभी भी श्रमण समाज की नहीं रहती। ना रिश्वत लेने का जो कॉन्सेप्ट था वो श्रमण समाज का था। रिश्वत की शुरुआत ही ब्राह्मण संस्कृति में हुई थी कि जिस तरह से ब्राह्मण संस्कृति में ज़मीनें ये अपने दान में ले लिया करते थे, और थोड़ी सी आज कुछ पूंजी भी अगर हमारे लोगों के पास बची हुई है तो किसी ये सवर्ण मानसिकता, मनुवादी मानसिकता वाले लोग उसे भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल हम लोगों का खून चूस लेना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी erupts ओवर वीडियो ऑफ MP वीडियो बीटिंग दलित मैन, SP कलेक्टर रिमूव्ड। तो ये देखिए कि एक तरीके का विवाद हो गया है कि जिस तरीके से MP पुलिस ने एक दलित व्यक्ति को पीटा, उसके ऊपर एक जो है उसके ऊपर जो वीडियो निकल करके आया है उस पर विवाद छिड़ गया है, इसलिए SP कलेक्टर को रिमूव्ड किया गया है, उसे बर्खास्त नहीं किया गया। रिमूव्ड का मतलब यहाँ ये मत समझिए कि उसको अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, सिर्फ ये है कि उसका तबादला किया गया, रिमूव किया गया। A purported video of the incident which showed the police hitting the Dalit man mercilessly निर्दयता से मारते हुए with batons and his wife and other
trying to save him went viral on social media and sparked controversy। किस तरीके से उसे बेंतों से दलित व्यक्ति को जो है एक निर्दयता भरी हुई शैली से मारा गया, और उसकी पत्नी ने और दूसरे लोगों ने बचाने की कोशिश की, और ये जो है वीडियो जो है वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, और इसने एक तरीके से चिंगारी फैला दी और विवादित कर दिया मामले को। तो ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का दमन जो है किया जा रहा है। दलित व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीटने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आपको ज़मीन चाहिए भी थी तो आप जो है उसको कानूनी तरीके से अपना लेते। अगर आप किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं तो एक तरह से आप अपनी या तो निजी दुश्मनी होगी आपकी कोई, अब निजी दुश्मनी का तो यहाँ कोई सवाल आता नहीं है। एक दलित व्यक्ति की भला पुलिस वाले से क्या निजी दुश्मनी हो सकती है? तो सिर्फ सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है कि पुलिस वाला शायद कोई अपर कास्ट का व्यक्ति रहा हो, और वो हमेशा से ही ये लोग अपर कास्ट के व्यक्ति, इन्हें तो खैर मौका मिलना चाहिए, इनके हाथ में हथियार होना चाहिए, तो ये दलित को तो ये बिना किसी कारण के भी पीटेंगे। तो अब इन्हें पीटने का बहाना मिल गया तो इन्होंने उसे बुरी तरीके से पीट दिया, वरना चाहते तो जो है बैठकर बात भी की जा सकती थी। लेकिन यही इन सवर्ण लोगों की मानसिकता है। हमारी तो देखिए, हम तो किसी भी सवर्ण के खिलाफ हम हिंसा करने का कभी भी हम मंशा नहीं रखते। हमारे सिर्फ इतना कहना है कि हमें अपने देश में, क्योंकि ये देश हमारा भी है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें अपने देश में शांति से रहने दिया जाए और सारे लोकतांत्रिक अधिकार हमें दिए जाएं। मैं ये नहीं कहता कि हम हिंसा करें तो कोई हिंसा करे हम में से तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन चूंकि देश में लोकतंत्र लागू है इसलिए सारे लोकतांत्रिक अधिकार कम से कम हमारे पास होने चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं। मुझे आपको बता दें कि वहां सरकार ने डीएम एसपी को हटा दिया है, पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात हो रही है, नहीं तो कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल में उससे आगे की है। वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया है, मोबाइल वाले पत्रकार हैं, इसलिए हमें जानकारी मिल गई। लेकिन इस देश में रोज ऐसे ही होता है। कोई थाना, कोई कचहरी, कोई जिला, कोई शहर नहीं मिलेगा जहां बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ नहीं हो रहा है। सवाल है कि इसके आगे क्या है, क्या किया जाए। अब एक माननीय कांशीराम कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। अब ये कैंपेन चलाना पड़ेगा। बिहार से रंजन यादव ने लिखा है किस तरह से वहां शेड्यूल कास्ट के लोग सड़कों पर जीवन गुजारने के लिए आज हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में शेड्यूल कास्ट के लोग या तो झुग्गियों में रह रहे हैं, गरमजरिया मतलब सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। ये स्थिति क्यों है? इस देश में जब विनोबा भावे ने भूमि सुधार आंदोलन चलाया तो ये बहुजनों को जमीन क्यों नहीं मिली? जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात में भूमि सुधार आंदोलन चलाया था, नेशनल दस्तक शुरू हो रहा था, हमने सबसे पहले निसार हमारे एडिटर थे, उनको जहाज से भेजा गया था। तब नेशनल दस्तक की हैसियत भी नहीं थी, अपने रिपोर्टर को जहाज से बुलाया। मुझे लगता है इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई जो बाबा साहब ने कही थी कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो जा रहे हैं, लेकिन हम आर्थिक तौर से एक सामाजिक बराबरी की तरफ तो हम बढ़ेंगे, वोट के अधिकार तो हमें होगा, लेकिन एक आर्थिक तौर से हम गंभीर परिस्थिति, विषम भेदभाव वाले देश में जी रहे हैं। कम से कम आज हम, अब समय आ गया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है। इस देश में दो चीजें करनी पड़ेंगी। जाति के आधार पर हर अत्याचार के खिलाफ बात करना पड़ेगा, और जमीनों का बंटवारा, संसाधन का बंटवारा भी, इस पर काम करना पड़ेगा। इस पर हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने नेता हैं, इनको काम करना पड़ेगा। सोचिए कि रिजर्वेशन से नौकरी मिल रही थी, उसके लिए इस देश में कितना छल प्रपंच होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगहों से रोज छल प्रपंच होता है और आरक्षण को बेमतलब बना दिया गया है। कभी जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है और ये सरकार से पूरी तरीके से मुक्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि रोज़ कभी निर्णय आता है कि प्रमोशन में आरक्षण का कोई औचित्य नहीं बनता, कभी आता है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, कभी आता है कि आरक्षण एक लिमिट तक हो कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने नौकरी की और आपके पुत्र को ये आरक्षण ना मिले, एक ही पीढ़ी के व्यक्ति को मिले, तो सुप्रीम कोर्ट से आए दिन आरक्षण के खिलाफ आग उगलने वाले जज वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कोरोना की महामारी के समय में भी जितने आरक्षण विरोधी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने लिए उतने शायद कभी नहीं लिए। और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण विरोधी फैसला कोई लेता है, हमारा वर्ग जो होता है SC ST वर्ग थोड़ा सा जागरूक हो गया है,
तो उसने 2 अप्रैल को आंदोलन किया 2018 में, और सरकार को तो खैर सरकार को वोट बैंक चाहिए दलितों का, इसलिए सरकार ने मामले को पलट दिया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की मानसिकता कैसी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बात समझ में नहीं आती है? वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उन्होंने संविधान पढ़ा होगा कि आरक्षण को तब तक देश में से हटाया नहीं जा सकता जब तक आप ये ना बता दें कि इस देश में कितने लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। किस इस देश में, चाहे वो खेल विभाग हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, कोई भी बड़े से बड़ा क्षेत्र हो, दलित समाज या SC ST OBC समाज के व्यक्तियों के पास कितना प्रतिनिधित्व है, और सवर्ण समाज के लोग जिनकी आबादी मुश्किल से जिनकी आबादी देखिए 70% आबादी तो हो जाती है SC ST OBC की, मुसलमानों को मिलाकर, और बाकी बहुत कम आबादी होती है अपर कास्ट हिंदुओं में, लेकिन जाट भी आते हैं इसमें, और बहुत सारी जातियां आ जाती हैं अपर कास्ट में। ब्राह्मण समाज को छोड़कर भी कायस्थ भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ठाकुर आते हैं, इसमें बनिए आते हैं। अब इन थोड़े से वर्गों के पास, जैसे बनिया वर्ग जिनकी जनसंख्या कम है, या ब्राह्मण वर्ग जिनकी जनसंख्या कम है, भारत में सभी क्षेत्रों में 70% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व इस केवल 4-5% जो आबादी है उसके पास है, और जो 90% जो 70% आबादी है उसके पास जो प्रतिनिधित्व है वो महज 10% भी नहीं है, जो यहाँ मैं कहना चाहूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों को ये बात समझ में नहीं आती है कि आरक्षण तब तक नहीं हटाया जा सकता, या आरक्षण तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि इस देश में सभी नागरिकों को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो जाए। अरे यही तो आरक्षण का कॉन्सेप्ट था, यही तो देखा गया था जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा था, संविधान का निर्माण किया था, पूरी तरीके से देखा था, उसमें जांचा था, परखा था, तो उन्होंने यही चीज़ें तो देखी थी कि इस देश में कितनी पूंजी किस आबादी के पास है और उस आबादी का प्रतिशत क्या है। एक खास वर्ग केवल जिसकी आबादी देश में बहुत कम है, उसके पास आज 70% से भी ज़्यादा पूंजी है, 70% से भी ज़्यादा प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, सभी में। आरक्षण होने के बावजूद की बात ये मैं बता रहा हूँ कि आरक्षण लागू होने के बाद, आज आरक्षण लागू है उसके बावजूद भी 70% प्रतिनिधित्व फिर इसी वर्ग के ही पास है, और संविधान लागू हुए भी 70 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि आज़ादी मिले हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। तो आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बावजूद भी जब इतना कम प्रतिनिधित्व है, तो आप किस मुंह से हमेशा कहते हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, आरक्षण केवल एक ही पीढ़ी को मिलना चाहिए। अरे आप एनालिसिस तो खुद करते नहीं हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को सीधे कहता हूं कि आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप लोग कोई सत्ता से अलग स्वायत्त संस्था कहलाने के आप अधिकारी ही नहीं हैं। आपने संविधान का नाम खराब किया है, आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उस संविधान की ही आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं, उसी संविधान का आप माखौल उड़ा रहे हैं। खुद को आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम चीफ जस्टिस हैं। अरे आपसे बड़ा दलाल कोई नहीं है इस दुनिया में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए संविधान को ही रौंदता हुआ चला जाए। तो आगे देखते हैं कि शंभू कुमार जी इस वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं। लगाओ, कभी 50% नहीं हो सकता, कभी लागू नहीं होने दिया जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को बेइज्जत किया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा, अंगूठा काट लेंगे। रिजर्वेशन को पहले ही खत्म कर दिया गया है। आप समझिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, कहीं भी आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस देश में चंद लोगों के पास जमीनें हैं। आपको पता है आप चाइना से लड़ रहे हैं। इस देश में कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, ओनिडा, गोदरेज, याद है सब, फिलिप्स, याद है, ये सब मार्केट से बाहर है। एक मोबाइल तक नहीं बना रहे। पता है इस देश के बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? जमीनों पर सिर्फ कब्जा कर रहे हैं। ये सारा माल चीन में बनवाते हैं, यहाँ ठप्पा लगवाते हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पूरे देश में जमीन कब्जा करने की मुहिम चल रही है बिजनेसमैन के द्वारा, और जो किसान जातियां उनकी जमीन छीन ली जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शंभू भाई ने बताया कि ज़मीनें कब्जाने की मुहिम उद्योगपतियों के द्वारा चल रही है, और जितनी भी भारत की कंपनियां हैं, चाहे वो फिलिप्स हो, चाहे वो ओनिडा हो, चाहे वो इंटेक्स हो, चाहे वो बजाज हो, ये कोई भी अपना सामान इस समय नहीं बना रही है, कोई भी मोबाइल नहीं बना रही है। अरे आप खुद देख सकते हैं कि एकमात्र कंपनी
इंटेक्स और माइक्रोमैक्स किस तरीके से ये बाज़ार से बाहर हो चुके हैं और केवल चाइनीज़ कंपनियों के मोबाइल ही मार्केट में है। फिर किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। अरे आप मोबाइल से संबंधित कोई भी एसेसरीज़ खरीदिए आज की डेट में, चाहे वो ट्राईपॉड हो, चाहे वो मोबाइल का स्टैंड हो, छोटे से छोटी चीज़ भी, एक माइक भी, आप लेपल माइक जिससे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेपल माइक बोलते हैं, कॉलर में लगा लेते हैं, आप वो भी खरीदने जाइए तो वो भी भारत में नहीं बनता है, वो भी एक चाइना से आता है। तो किस मुंह से आप चाइना के सामानों का, अरे ग्राहकों की सहूलियत के लिए उस बाज़ार को तो मत बंद कीजिए। चाइना के सामान का बहिष्कार आप कितने दिन कर लेंगे? अभी आपने जितने भी दिन चाइना के सामान के बहिष्कार करने का नाटक किया हुआ है उससे ग्राहकों को ही समस्या हो रही है। बाद में सब जानते हैं कि आप जो है, बाद में क्या होगा कि हम चीन से हाथ मिला लेंगे, अरे हम दोनों शांति से रहना चाहते हैं, फिर सैनिकों की जो मृत्यु हुई है उसको भूल जाया जाएगा। और बिहार का चुनाव जब आप जीत लेंगे तो फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा कि बिहार रेजिमेंट के जवान वहाँ शहीद हुए थे। फिर तो आप जो है ड्रैगन से फिर से हाथ मिला लेंगे और फिर से जो है वीवो ओप्पो के मोबाइल फिर से बाज़ार में बिकने लगेंगे। तो इस तरीके की नौटंकी जो चाइना के बहिष्कार की आपने की हुई है, ये हमने तब भी देखा था जब डोकलाम में चीनी सेना आगे आ गई थी, उस समय भी बहिष्कार कुछ समय के लिए हुआ फिर बंद हो गया। खैर आज के दौर में केवल भारत के पूंजीपति ही भारत की जनता का खून चूसने के लिए आगे आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस चाहे महामारी का दौर हो, चाहे अर्थव्यवस्था चौपट हो, लेकिन अंबानी जी की संपत्ति पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अंबानी जी तो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में शंभू भाई क्या बता रहे हैं। और जो बड़े बड़े टाइकून हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं दिन रात, वो सब बिजनेसमैन जमीन का है। आपको पता है ये विकास दुबे की कहानी क्यों विकास दुबे फंसा है? एक तिवारी जी थे, वो भैंस ला रहे थे, उनके 6 बीघा जमीन पर विकास दुबे की नजर थी। उसी ने पुलिस में शिकायत करवाई थी। वो तिवारी नाम का दरोगा उसको लेके गिर गया था और जब उसको मारने लगा दरोगा को और उस तिवारी को, तब जाके जेनऊ और गंगा जल की कसम खाई कि अब हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे विकास दुबे जी। तो जमीन पर कब्जा की कोशिश थी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गुना के मामले से हमारे पास चूंकि अब सोशल मीडिया है, हम लोग बात कर पा रहे हैं। पूरे देश में जमीन को लेकर कैंपेन चलाना होगा। शहर में जमीन किसकी है, शहरों में बिल्डिंग किसकी है, गांव में जमीन किसकी है, और क्या कारण है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास जमीनें सबसे कम है, और किन लोगों के पास जमीन है, वो जमीनें कैसे आई है। इस देश में भूमि सुधार करना पड़ेगा। इस देश में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की 25 साल तक सरकार रही, वहाँ कुछ भूमि सुधार आंदोलन चलाए गए, लेकिन जो सवर्ण होते हैं वो ज्योति बसु तो आरक्षण के सबसे बड़े। अब देखिए, जैसा कि ज़मीन की बात है, आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा समाज है, दलितों का समाज, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के पास तो खैर फिर भी काफ़ी ज़मीनें हैं। वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और नौकरियों में उनकी भागीदारी नहीं थी, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन ओबीसी समाज के पास फिर भी ज़मीन है। लेकिन दलितों के पास आप देखिए कि दलितों के पास काफ़ी कम ऐसे लोग हैं, दलितों के गिने चुने क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ थोड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन बाकी अधिकतर जो आबादी है जो एससी कैटेगरी की, उसके पास ज़मीनें नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए कि किस तरीके से जो है, और सारी ज़मीनों पर अधिकतर कब्जा कुछ चंद वर्गों का हुआ है। चंद वर्गों में अगर आप मान लीजिए कि ब्राह्मण वर्ग है, इसके ठाकुर वर्ग है, इनके पास ज़मीनों का अंबार लगा हुआ है। और ये देखिए प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है और इसका जो आरंभ हुआ था वो गुप्त काल से हुआ था। और गुप्त काल से पहले तो देखिए मौर्य साम्राज्य था, और मौर्य साम्राज्य का जब उदय हो रहा था तो उसमें बुद्धिज़्म की जो विचारधारा थी वो अपने एक चरम पे पहुंच गई थी, जिसमें सभी को समान रूप से देखने की बात थी और करुणा की बात थी, शीलता की बात थी। तो इसमें ब्राह्मणों को कोई खास अनुदान नहीं दिया जाता था, कोई ऐसा दान नहीं दिया जाता था कि केवल ब्राह्मणों को ही दान पे दान दे दिया जाए और लोगों की अनदेखी की जाए और दूसरी जातियों की अनदेखी की जाए, ऐसा नहीं होता था। इसका कारण ये रहा कि उस समय तक तो सभी के पास ज़मीन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी वर्ग हो, सबके पास समान ही ज़मीन रहती थी। लेकिन धीरे धीरे यही जो बुद्धिज़्म है, ये लोगों की, ब्राह्मणों की जब आंखों में खटकने लगा, फिर ब्राह्मणों ने एक तरह से राजनीतिक स्टंट के द्वारा राजनीतिक महत्ता अपनी राजनीति में उन्होंने दखल दिया। और जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ मौर्य, उसके सेनापतियों के साथ ब्राह्मणों ने कुछ सांठगांठ की और उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और अयोध्या राजधानी बसा ली।
अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो ब्राह्मण साम्राज्य है धीरे धीरे फैलने लगता है और ब्राह्मणवादी जो विचारधारा वाले जो राज्य हैं उनका उदय होने लगता है। जैसे गुप्त काल में भी अगर बात की जाए तो गुप्त काल भी पूर्ण रूप से ब्राह्मणवादी मानसिकता पर ही चलते थे। ये जो राजा गुप्तकालीन थे इन्होंने ब्राह्मणों को भर भर के दान दिया और किसी भी वर्ग को कोई भी ज़मीन का दान नहीं मिलता था, लेकिन ब्राह्मणों को बिना कुछ किए ही काफ़ी ज़मीनों के टुकड़े मिलते रहते थे। फिर देश में बहुत सारे दूसरे राजवंश हुए, मुग़ल हुए दिल्ली सल्तनत के समय, और मुग़लों के समय में देखिए मुग़लों ने भी जमकर जो दान दिया था, अनुदान दिया था, ब्राह्मणों को दिया था। और इसके सबूत हैं। जहांगीर ने केशव राय मंदिर के लिए ज़मीन दी थी, अकबर ने जहां गुरुद्वारे के लिए ज़मीन दी थी, साथ ही साथ अकबर ने ब्राह्मणों को भी काफ़ी अनुदान दिया था। इसके प्रमाण पूरे मिलते हैं। और देखिए कि जजिया कर जब लगाया गया था तो जजिया कर से ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था। तो एक वर्ग ऐसा है देश में, जो हजारों सालों से उसका प्रतिनिधित्व भारत में हमेशा से ही एक बड़ी मात्रा में रहा है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ज़मीन एक बहुत मोटी चीज़ है ये चीज़ देखने के लिए। बाकी नौकरियों में कितना है या दूसरे फिल्म जगत में कितना है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ सकती है अगर आप एक गांव के आदमी हैं। लेकिन अगर आप एक गांव के ठेठ व्यक्ति भी हैं तो अपने गांव की ही ज़मीन की स्थिति आप देख लीजिएगा कि किसके पास कितनी ज़मीन है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ग का भारत में प्रतिनिधित्व अधिक है और किस वर्ग का संसाधनों पर कब्जा है। अब आगे देखते हैं कि वीडियो में शंभू भाई क्या बताना चाहते हैं। विरोधी थे तो इस देश में भूमि सुधार आंदोलन चलाना पड़ेगा। आखिर कैसी व्यवस्था है जिसमें 90% 85% लोगों के पास जमीन ही नहीं है, और जमीन आज के डेट में सबसे बड़ा संसाधन है भारत जैसे देश में। आप समझिए कि किस तरह से वो राजू का परिवार, सावित्री अहिरवार का परिवार जो है वो बटाई पर खेती कर रहा था। इस देश में एक एक आदमी के पास 200 बीघा, 250 बीघा, वो विकास दुबे के पास 150 बीघा जमीन है। उसकी सारी संपत्ति जमीन के खरीद कारोबार से थी। वो जय वाजपेयी 3500 रुपए कमाने वाला 150-200 करोड़ की संपत्ति बना लेता है। कैसे? जमीन की लूट से। आप पता कीजिए कि इस देश में सारे सरकारी जमीनों पर, सरकारी ट्रस्ट के नाम पर किन के पास जमीन है, किन के पास संपत्ति है? लालू यादव के पास, मायावती के पास, अखिलेश के पास, शिबू सोरेन के पास, हेमंत सोरेन के पास, कितने लोग के पास है? जब इन नेताओं के पास नहीं है तो हमारे आपके जैसे बहुजन समाज के पास कहां से आएगा? तो इस मसला पर आपको बात करनी पड़ेगी, ये व्यूज रखना पड़ेगा, ये ओपिनियन देना पड़ेगा। इस देश में बहुजन समाज में ओपिनियन मेकर की कमी है। ओपिनियन आपको बात करनी पड़ेगी। मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो गड़बड़ियां हैं, अगर मेरी वो समझ है तो उस पर बात करनी पड़ेगी। बाबा साहब इस पर बात करते थे। बाबा साहब एक नेता भी थे, बाबा साहब एक समाज वैज्ञानिक भी थे, बाबा साहब सोशल साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने हर विषय पर लिखा है। सबसे ज्यादा उन्होंने लैंड रिफॉर्म पर लिखा। उन्होंने कहा था कि सर जमीन का राष्ट्रीयकरण हो, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये निजीकरण लाया इसलिए गया था कि बहुजनों के अधिकार छीन लिए जाए। अब देखिए एयर इंडिया को कहा गया कि 5 साल के लिए सारे कर्मचारी जो है वो छुट्टी पर जाएंगे बिना तनख्वाह के। आप सोचिए कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसमें नौकरी करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनकी हालत राजू अहिरवार हो जाएगी, सावित्री अहिरवार की तरफ जहर पीना पड़ेगा। क्योंकि जो जाति विशेष के लोग हैं उनके पास तो कई तरह के बिजनेस हैं, दुकान है, डलिया है, रेंट पर पैसे आ रहा है, ब्याज पर पैसे आ रहा है, बाप दादा चाचा फूफा ताऊ नाना काका रिश्तेदार में तो उनके साथ जाती है। इसको बोलते हैं सोशल एसेट्स, सोशल संपत्ति है। अगर मान लो मैं कोई जाति विशेष का आदमी हूँ, शर्मा वर्मा झा हो जाऊं, तो अगर मेरे पास नहीं भी कुछ संपत्ति है ना तो मेरे पास एक समाज है, 50 लोग मेरे लिए खड़े होंगे। लेकिन बहुजन समाज जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको गरीब रखा गया, लाचार रखा गया, उनके पीछे कौन खड़ा होगा? तो ये सिर्फ एक राजू अहिरवार की बात नहीं है, एक सावित्री अहिरवार की बात नहीं है। इसके बहाने इस देश के 85% गरीब लोगों की बात करनी पड़ेगी। जब गरीब लोगों को आप 10% आरक्षण दे सकते हैं आर्थिक व्यवस्था के आधार पे, तो जमीनों का बराबर का वर्गीकरण हो, बंटवारा हो, किनके पास ज्यादा जमीन है ये देखी जाए। शहरों में किनके पास, सुने कि विकास दुबे जैसे छुटभैया गुंडा के पास 25-25 फ्लैट होते हैं, 50-50 करोड़ की कोठी होती है। पता किया जाए ये किन लोग की संपत्ति है? ये सब जाति विशेष के लोग की संपत्ति। इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। इस देश में गरीबों की एक जाति है, इस देश में जमींदारों की एक जाति है, इस देश में भूमिहीनों की एक जाति है, तो इस देश में भूमि के मालिकों की।
जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि बार बार जो आरक्षण के जो विरोधी लोग होते हैं वो यही तर्क देते हैं कि आरक्षण को जो है आर्थिक आधार पर दिया देना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं। अरे आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दे दीजिएगा, लेकिन आप जब ये सर्वे क्यों नहीं कराते हैं कि इस देश में कितने लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं, कौन है जिसके पास ज़मीन नहीं है, और कौन सा ऐसा वर्ग है। जातिगत गिनती आप क्यों नहीं कराते हैं? आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए, लेकिन आर्थिक आधार पे भी अगर आप देखा जाए तो गरीबों की भी एक जाति है, दलित जो है वही गरीब है, सबसे कम ज़मीनें उसी के पास हैं। अब आप आरक्षण की बात करेंगे, अगर आरक्षण आपको समान देना है तो फिर आप ऐसा कीजिए कि सबको जो है ज़मीन का बंटवारा जो है वो सबको बराबर करवा दीजिए, फिर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देते रहिएगा। आपको ज़मीनें भी ज़्यादा चाहिए, और जो दलितों को अलग से अधिकार दिया जा रहा है आरक्षण के अंतर्गत, उसके भी आप खिलाफ हैं। तो आप आखिर चाहते क्या हैं? आप कभी अपनी ज़मीन आप अपनी ज़मीन कभी देंगे? अब एक जैसे कल्याण के लिए हिंदू धर्म को आप लोग बड़ा कहते हैं कि हिंदू धर्म एक कल्याणकारी कार्य है। हिंदू धर्म में हमेशा आप दान लेते आए हैं। राजा कल्याणकारी कार्य किया करते थे और राजा आपको दान दे दिया करते थे। क्या आप दान देंगे दलितों को? 1 बीघे का पट्टा भी अगर आपने दे दिया किसी दलित को तो मैं आपको मान जाऊं। जिस धर्म को आप कल्याणकारी धर्म कहते हैं, असल में ये धर्म ही धंधा था। ये आपका धर्म ही केवल संसाधनों पर लूट के लिए है। आपका ये धर्म सीधे सीधे आपने जो धर्म के नियम बनाए हैं खुद के लिए बनाए हैं, और ये धर्म के नियम सीधे सीधे संसाधनों पर लूट के लिए हैं। उदाहरण के लिए आज एक छोटी सी भी पूजा अगर होती है, अगर ब्राह्मण छोटी सी भी पूजा दलित के यहाँ कराता है, ब्राह्मण देखिए दलित के यहाँ भी पूजा कराता है, वो दलित के यहाँ पूजा कराने से इनकार नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ से उसे संसाधन मिलेगा, उसे पूंजी मिलेगी, इसलिए वो दलित के यहाँ भी पूजा करा देगा। लेकिन दलित के यहाँ से मिलने वाले चावल या दाल को वो पका हुआ भोजन दलित के यहाँ कभी नहीं खाता, उससे कच्चा अनाज ले लेता है। ये आप देखते होंगे, लेकिन लेता जरूर है। ऐसा नहीं है कि वो दलित के यहाँ पूजा नहीं कराता। अरे पूजा नहीं कराएगा तो वो तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों को दान देने वाले जो लोग हैं वो 90% लोग उसमें हमारे ही ऐसे लोग हैं जिनको ब्राह्मण अधिकार नहीं देना चाहता, जिनको ब्राह्मण जमीनें नहीं देना चाहता, लेकिन पूजा पाठ उनसे करवाना चाहता है, उनको मंदिरों में लाना चाहता है भीड़ बनाकर दान देने के लिए। उनके यहाँ पूजा करने से इनकार नहीं करेगा, लेकिन उन्हें कभी भी कल्याण के लिए जमीन दान नहीं देगा, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य तो लेना है। भला वो दे कैसे देगा? यहाँ तो मैंने उल्टी बात कर दी। खैर चलो देखते हैं कि शंभू कुमार भाई जी क्या कहते हैं। और ये पता करना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं, और वही लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। आप सोचिए अगर चुनाव नहीं होता तो ये मामला अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये मामला ही खबर नहीं आती। मंगलवार की खबर है, आज अखबार में छप रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं तो बिहार में 2 महीने पहले पुल बनता है 300 करोड़ का, ढह जाता है। एक एक पंचायत में 10-10 करोड़ रुपए जा रहे हैं। वेबसाइट पर सारी खबरें हैं, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। मुझे रोज ऐसे फोन आते हैं, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं, हमारा घर तोड़ दिया, हमें सड़क नहीं बनाने दे रहा है। जो यहाँ तक कि जो सरपंच पंचायत चुनाव जीत जाते हैं और वो जाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी पिछड़े हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। अब तो हालत अलग हो गई है। सोचिए यूपी में तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन। आज लल्लू प्रसाद का वीडियो देख रहा था, वो कहीं प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है, पुलिस उन्हें रोक दे रही है। तो मतलब जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो इमरजेंसी जैसे हालात है। आप अपनी बात भी नहीं रख सकते, आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या हालत है साहब? पता तो चले, इसी बहाने आंदोलन तो हो, जैसे इनकाउंटर कर दिए योगी जी, पता तो चले मध्य प्रदेश में किन लोगों के पास जमीन है, इस देश में किन लोगों के पास जमीन है, जमीनों पर बात करनी होगी, नहीं तो रोज ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और मैं सब आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस देश आंदोलन को मजबूत बनाइए। जमीनों का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है, बड़ा मसला है। मान्यवर साहब कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सोचिए मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने सोचिए पार्क बनवा दिया तो कितना बगेला खड़ा हुआ था। पार्क वो अपने नाम पर उन्होंने कर लिया, उससे पॉल्यूशन बच रहा है, वो जमीन किस संरक्षित हो गई, हमारी आने वाली नस्लें सब उसमें जाएंगी। पता तो चले कि किनके पास घर के लिए जमीन नहीं है, किनके पास इंदिरा आवास तक नहीं है। ये टॉयलेट बांट रहे थे, यहाँ तो लोगों के पास घर नहीं है, वो कौन लोग? यही देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो पार्क बनवाया लखनऊ का, मैं उसमें गया था, घूम कर आया था। काफ़ी अच्छा पार्क उन्होंने बनाया, और उसका जो एक डिज़ाइन रखा गया है
वो जैसे बौद्ध स्तूप होता है ठीक उसी प्रकार का उसका डिज़ाइन उन्होंने रखा हुआ है। कई तरह के दरवाजे उसमें हैं और एक तरीके से जो डिज़ाइन उसका तैयार किया गया है ये बहुत ही मतलब अचंभित आपको कर देगा। कभी आप जाइए घूमने उस पार्क को देखिए। और उस पार्क पर इतना हंगामा हुआ अब तक भी, मतलब उस पार्क का निर्माण हालांकि 2002 में पूरा हो गया था, लेकिन उसके लगभग 20 साल बाद आज भी सवर्ण मानसिकता या मनुवादी मानसिकता के लोग अक्सर मायावती को ये गाली देते हुए कहते हैं कि पत्थरों पर पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। अरे आपने दुनिया भर के मंदिर बनाए हैं, उनमें जो भगवान है क्या वो ओरिजिनल भगवान हैं कहीं? वो तो काल्पनिक मूर्तियां हैं जो आपने बनाई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने चलिए एक पार्क बनाया, लेकिन एक काल्पनिकता के उस पर थोड़ी बनाया है उन्होंने। जो बहुजन महापुरुष रहे हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं, तो वो बहुजन महापुरुष थे और उन्होंने बहुजनों के लिए कार्य किया, वो सम्मान के हकदार हैं। इतने कम से कम एक स्मारक तो उनका ऐसा होना चाहिए। आपके तो इतने काल्पनिक गणेश हों, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, सारे काल्पनिक पात्रों की आपने मूर्तियां बनाकर दुनिया भर में, भारत में अगर सारे मंदिरों को तोड़ा जाए तो कम से कम इतनी प्रॉपर्टी बनेगी, इतने स्कूल और इतने अस्पताल खोले जा सकेंगे। तो बर्बाद क्या देश को आपने किया है या बहन जी ने किया है? आप जिस तरह की बात करती हैं, अब आप एक राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, एक मस्जिद को तोड़कर आप बनाने जा रहे हैं, तो अब आप क्या उसमें पैसा नहीं लगाएंगे? उसमें करोड़ों का पैसा आप चंदा लेकर के लगाएं, कैसे भी लगाएं, क्या उससे किसी का कुछ भला होगा? किसी का इलाज उसमें होगा या किसी का कुछ हो? उसमें पुजारियों का कार्य होगा। और पुजारियों का देखिए, पहले भी अब मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कोरोना के दौरान पुजारी किस तरह से भुखमरी से मर रहे थे, किस तरीके से उनका धंधा ही चौपट हो गया, क्योंकि कोरोना के कारण बहुजनों ने कोरोना के डर से मंदिर जाना बंद किया है। ये नहीं है कि बहुजनों को अकल आ गई है कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन डर की वजह से उन्होंने जाना बंद किया। और इस जाना बंद करने की वजह से ही सारे ब्राह्मणवादी जो है अब सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, तो सरकार भी उन्हें मुआवजा देने को तैयार है। अरे आप मायावती के एक पार्क पर इतनी गालियां देते हैं, आपके तमाम जितने भी मंदिर हैं सारे काल्पनिक हैं और सबने जगह घेरी हुई है, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इन्हीं मंदिरों की जगह पर एम्स बने, आईआईटी बने या कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, तो देश कितना आगे, कितनी ऊपर तक जा सकता है। और ये जो है मंदिर देश को एक पीछे खचेड़ने में, देश की जो बुद्धि है, एक जैसे संविधान में एक मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रयोग करना है लोगों को, और ये टेम्परामेंट को भी पीछे ले जा रहा है लोगों की। ये मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं ये मंदिर। अगर ये मंदिर ना हो, इनके स्थान पे और बहुत सारी ऐसे बहुत ऐसे जो है अस्पताल बन सकते हैं, पार्क बन सकते हैं, सार्वजनिक स्थान बन सकते हैं। ये मंदिर तो देश को लूट रहे हैं और आप सवाल उठा रहे हैं मायावती के पार्क पर। शर्म आनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं कि शंभू कुमार सिंह जी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। उनके पीछे जाति क्या है ये पता करना पड़ेगा। किन लोगों के पास जमीन नहीं है रहने के लिए, किन लोगों के पास जाओ। ये ओबीसी के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, माइनॉरिटी हो, जैन समुदाय के लोग हो, सिख समुदाय के लोग हो, आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। इस देश को मजबूत बनाना है तो सबको मिल बैठकर बातचीत करनी होगी। आप कैसे समाज में रहेंगे जहां एक के पास अकुत संपत्ति है? पता चला अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है तेजी से, लॉकडाउन में भी उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है भाई? एक एक बैंक करप्ट कौन लोग हैं? वो जो यस बैंक वाला था उसने लोन बांटने में 1000 करोड़ की घूस ले रखी थी। बिजनेसमैन को जमीन मिल रहा है, 1 रुपए में अस्पताल खोल लीजिए, 1 रुपए में स्कूल खोल लीजिए बड़ा प्राइवेट। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी पिछड़ों को जमीन खेती करने के लिए नहीं मिल रही है। ये कैसी सरकार चल रही है? बड़े बड़े दलों को पार्टी दफ्तर के लिए जमीनें मिल जा रही है दिल्ली जैसे शहर में। कौन रहता है झुग्गियों में, कौन गांव में सड़कों पर रहता है, कौन सरकारी जमीन पर रह रहा है? इन सबको जमीन की हिस्सेदारी मिले। जंगलों में आदिवासियों को पट्टा नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याओं पर बात करना पड़ेगा और यही पत्रकारिता है। इस पर बात करनी पड़ेगी, हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जो युवा लीडरशिप आ रहे हैं, हमारे जो बहुजन नेता आ रहे हैं, चाहे उस तमाम लोगों को इस पर बात करनी पड़ेगी। लालू यादव ने एक बड़ी कोशिश की थी, तमाम जमीनों पर उन्होंने स्कूल बनवाए थे, जो स्कूल बोलते थे जो चरवाहा विद्यालय। बड़ी आलोचना हुई टीवी अखबार वालों ने। अब मुझे समझ में आता है बहुजन समाज का नेता जब कोई काम करता है तो क्यों आलोचना करते हैं ये लोग। डरपोक हैं ये लोग, डरे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने वोट से, सोचिए चुनाव आयोग से लवासा को हटा दिया गया क्योंकि वो मुफ्त चुनाव आयुक्त बन जाते हैं।
इस देश में एकदम डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। पुलिस के बल पर, गोली के बल पर, जेल के बल पर ये सब डराया धमकाया जा रहा है। डालिए राहुल गांधी को जेल में, डालिए प्रियंका गांधी को जेल में, डालिए अखिलेश यादव को जेल में, डालिए मायावती को जेल में अगर आप में दम है तो। जो हम जैसे आप जैसे लोग बोलने वाले उनको जेल में डाला जा रहा है। और मैं अच्छा लग रहा है मुझे, यूपी में लगातार गिरफ्तारी हो रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और वो लगातार कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और उनकी रिहाई भी हो रही है। अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, मायावती को सीखना पड़ेगा, इनको अपने कार्यकर्ताओं युवाओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा। जैसे आज मुद्दा मायावती जी ने उठाया है, इस मुद्दे को, हर मुद्दे पर उनको सोशल मीडिया पर बात करनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था, कहा था कि क्यों वो देश से जुड़ी हुई नहीं है, क्यों समाज से कटी हुई है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं देख रही है। अब लगता है कुछ सुधार हुआ है। कल उनका ताबड़तोड़ तो ट्वीट आया जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें चली हैं। तो ये जमीन के मुद्दे को आंदोलन बनाना पड़ेगा। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों को गरीब रखेंगे। और ये मौका का मामला है, जब आपको मौका मिलेगा तो तुषार जाटव निकलेंगे जो 500 में 500 नंबर लाते हैं। हल जोतते हैं हम, सीमेंट सड़कें हम बनाते हैं, घर हम बनाते हैं, छत हम बनाते हैं, फसल हम उगाते हैं, बोरा हम ढोते हैं, सारा मेहनत का काम हम करते हैं। और संपत्ति आपके पास कैसे चली जाती है भाई? क्योंकि आपके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, संविधान को नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने जमीनों के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो, अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण हो। आज बताइए, कोरोना में 10 लाख कोरोना के मरीज हो गए हैं, कौन सबसे बेहतर काम कर रहा है, प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल, प्राइवेट पुलिस? जैसा कि यहाँ बताया गया है, आप खुद देख सकते हैं कि जब भी किसी तरह की विपत्ति आती है, जैसे कोरोना की विपत्ति को ही लीजिए, इसमें जो सबसे अच्छा कार्य किया है वो प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं किया है, बल्कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हों, चाहे वो सरकारी अस्पताल के हेल्थ केयर्स हों, अपनी जान को संकट में डालकर, जोखिम में डालकर उन्होंने पूरी तरीके से मरीजों की सेवा करने की कोशिश की है। और वहीं प्राइवेट जो अस्पताल हैं, जहां प्राइवेट अस्पतालों की हम बात करें तो कोरोना की आड़ में भी वो लोगों से पैसे ठगने का कार्य करते रहे हैं। जैसा कि पहले भी आप देखते रहे कि एक बाईपास सर्जरी कराने के नाम पर भी ये करोड़ों रुपए या लाखों रुपए मरीजों से ठग लेते थे। क्योंकि देखिए, उसका कारण ये होता है कि प्राइवेट कॉलेजों में 60-70 लाख रुपए की MBBS करके आप डॉक्टर बन जाते हैं डोनेशन देके। और ये जो व्यवस्था है, ये मनुवादियों की अपनी कायम की गई व्यवस्था है, क्योंकि मनुवादियों ने ये स्थिति कर दी है कि बहुत ज़्यादा फीस देकर ही डॉक्टरी कर पाए, ताकि उनके लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो तो डॉक्टर बन जाएं, लेकिन कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति हो, जैसे कि चाहे वो दलित हो या SC ST समाज का व्यक्ति हो, वो 60-70 लाख रुपए अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा और वो डॉक्टर ही नहीं बन पाएगा। लेकिन जब ये लोग डॉक्टर बन के ये मनुवादी जाते हैं, जो ये वही मनुवादी जो अक्सर गाली दिया करते हैं कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आरक्षण से आते हैं इसलिए अच्छा इलाज नहीं कर पाते हैं, ये खुद लोगों को, जब ये खुद डॉक्टर बन के आते हैं तो ये खुद लोगों को लोगों को मारने का कार्य करते हैं, क्योंकि खुद डोनेशन पे डॉक्टर बने हुए आए होते हैं। और कोरोना के समय में भी इन्होंने लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये होगा, इंश्योरेंस होगा, उसके तहत होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इसमें कोई वो नहीं। सब सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने ही अपने स्तर पर जो भी किया है वो एक तरीके से योद्धाओं की तरह कार्य किया है। और उन डॉक्टर्स पर भी हमले हुए जहां वो अपनी जान को जोखिम डालने के लिए लोगों का टेस्ट करने के लिए गए हुए थे। तो इस तरीके से अगर सारे ही संस्थानों का निजीकरण करने का जो कार्य भाजपा कर रही है, वो बहुजन समाज के निश्चित रूप से ही हित में नहीं है, क्योंकि इससे बहुजन समाज के हितों को खतरा है। अगर सारी पूंजी केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी और एक ही व्यक्ति का दबदबा आ जाएगा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है और फिर वो अपने से छोटे तबके वालों का दमन करता ही करता है। सरकारी पुलिस, प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर, आज अस्पतालों में सबसे ज्यादा बहुजन डॉक्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास संपत्ति नहीं होती, उनकी सरकारें नहीं होती, उनको 1 रुपया पर जमीन नहीं मिलता कि वो अस्पताल खड़ा कर लें। पता कीजिए इस देश में प्राइवेट स्कूल किसके हैं, प्राइवेट अस्पताल किसके हैं, प्राइवेट सारा बिजनेस किसका है, कौन इस देश को लूट रहा है, प्राइवेट बैंकों से लोन कौन ले रहा है, सरकारी बैंकों से लोन लेके कौन भाग रहा है। पकड़िए ना उनको, मारिए उनको। राजीव अहिरवार और सावित्री अहिरवार को मार रहे हैं। इस देश में रोज गरीबों को मारा जा रहा है। जमीन पर उनके, जमीन जो थोड़ी बहुत जमीन है उनको दबंग जमीन कब्जा कर लेते हैं।
सोचिए वो विकास दुबे 6 बीघा जमीन ब्राह्मण समाज के ही लोगों का कब्जा कर रहा था, उसलिए पूरा मामला आया है। विकास दुबे का पूरा मामला इसलिए सामने आया क्योंकि उसने 2 भैंस ला रहा था एक तिवारी जी ससुराल से, उसके भैंस को कब्जा कर लिया, उसने FIR लिखा, उसके 52,000 रुपए छीन लिए। तिवारी जाके पुलिस इंस्पेक्टर था, वो समझौता करवाने के लिए ले गया, विकास दुबे ने उस इंस्पेक्टर के मुंह पर रिवॉल्वर रख दिया। वो पूरा मामला सामने आ रहा है कि बंदूक रख दिया, उसके बाद उन्होंने कसम खाई और 6 बीघा जमीन कब्जाने की कोशिश की। विकास दुबे के पास 150 बीघा जमीन है। तो इस देश में सारे भूमाफिया बड़े हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा और जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारे नेताओं को अपनी बात रखनी पड़ेगी। वो तो अच्छा हुआ कि इन तमाम मुद्दों पर हम बात करें, हमारे पास सोशल मीडिया, हम बात कर रहे हैं। आपको जब तक संपत्ति में अधिकार नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कहा था जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, तमाम स्कूल और कॉलेजों का राष्ट्रीयकरण हो, नहीं तो हम ऐसी भूखमरी के शिकार होते रहेंगे, हम मरते रहेंगे। अब देखिए कि जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इंदिरा गांधी ने किया था और फिर से उन बैंकों को अब प्राइवेटली मर्ज किया जाने का कार्य जो है मोदी कर रहे हैं। तो आप जो राष्ट्रीयकृत हुई चीज़ें हैं उसे आप फिर से उद्योगपतियों को बेच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज ये बात करते हैं कि आरक्षण आपको मौलिक अधिकार नहीं है। अरे पहले के आरक्षण, पहले के राष्ट्रीयकरण को तो आज आप बर्बाद कर रहे हैं, उसकी वजह से आपने कोई उससे खास फ़ायदा तो हुआ नहीं, बल्कि आप उल्टा नुकसान में ले जाना चाहते हैं। इस देश में आप ये गिनती नहीं करना चाहते कि किस वर्ग के पास प्रतिनिधित्व कितना है, कितनी पूंजी किस वर्ग के पास है, और फिर आप कहते हैं कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, आरक्षण जो है एक वर्ग को ही मिलना चाहिए। मतलब जो निजीकरण हुआ है, जो सरकारी उपक्रम है, जो सरकारी उपक्रम जितने भी हैं, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो ONGC हो, या फिर गेल हो, या भेल हो, या फिर महारत्न हो, उनको आप बर्बाद करके ये कहते हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं छोड़ा आपने। हम इस प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, हम प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते, हम गरीब हैं, लाचार हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी वाला बन रहा है। एक गिना चुना आरक्षण था वो भी खत्म कर, तो सबको सावित्रीबाई अहिरवार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और आपके ये सारी लड़ाई संसाधन की लड़ाई है। और किसी ने सही कहा, गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में पढ़ी, उन्होंने कहा है कि इस देश, बिल्कुल सारी लड़ाई संसाधन की ही लड़ाई है। इवन जो धर्म भी है, धर्म का जो स्ट्रक्चर है, आप जरा हिंदू धर्म के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आप इसमें ये देखेंगे कि पूंजी किसके हाथ से निकलकर किसके हाथ में जा रही है। यानी कि मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि धर्म जो ये हिंदू धर्म है उसका आप स्ट्रक्चर देखिए कि किस हाथ से पूंजी निकलकर किसके हाथ में जाएगी। जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि धर्म में आप SC ST हैं, और हिंदू धर्म में ब्राह्मण भी हिंदू कहा जाता है और SC ST का जो व्यक्ति है वो भी हिंदू कहा जाता है, बनिया भी हिंदू कहा जाता है। लेकिन धर्म का स्ट्रक्चर ब्राह्मणों और बनियों को फ़ायदा पहुंचाता है, आपको नहीं। इस धर्म में आपकी औकात दुकानदार बनने की नहीं है, इस धर्म में आप खरीदार हैं। खरीदार का मतलब समझिए कि जो आप पूजा करेंगे या कुछ भी करेंगे तो दान आप देंगे, ब्राह्मण के पास वो दान जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि पूंजी आपके हाथ से निकलकर वहाँ जा रही है। इसलिए इस धर्म के स्ट्रक्चर को भी आप समझिए। और पूंजी क्या होती है? संसाधन। पूंजी से संसाधन खरीदे जाते हैं और संसाधन किसके हाथ में जा रहे हैं? ब्राह्मण वर्ग के। तो यही शंभू कुमार जी बता रहे हैं कि सारा खेल जो आपने रचा रखा है वो संसाधनों पर कब्जे का खेल है। चाहे वो मनुवाद हो या जातिवाद की प्रक्रिया हो, ये प्रक्रिया भी इसीलिए थी कि संसाधनों पर एक वर्ग का कब्जा हो। चाहे वो धर्म हो, आपका धर्म ही ऐसा है कि आपके धर्म के द्वारा भी पूंजी एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में जाती है, यानी कि संसाधनों पर कब्जा करने वाली बात है। तो धर्म भी आपका संसाधन पर कब्जा करने वाला चीज़ हो गया। चाहे वो राजशाही हो, लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। वहाँ एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या हुई। अश्वेत व्यक्ति की हत्या हुई और श्वेत व्यक्तियों ने भी उसके लिए प्रतिक्रिया दी। हालांकि अश्वेत और श्वेतों में जो थोड़ा बहुत भेदभाव है वो अमेरिका में है, और देखिए भेदभाव तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पर अश्वेत लोगों की आई,
श्वेत लोगों की आई अश्वेत के मरने पर, वो जो है बहुत एक दिल को खुश करने वाली प्रतिक्रिया थी कि डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को जूते मारे गए और डोनाल्ड ट्रंप के मतलब इतना अपमान किया गया, डोनाल्ड ट्रंप को जो है अंदर मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ी और एकदम से ही वहाँ पर कार्रवाई में तेजी लानी पड़ी। तो इतनी अच्छी प्रतिक्रिया वहाँ पर श्वेत लोगों ने अश्वेत के लिए प्रति दी। और वहाँ पर देखिए श्वेत लोगों का प्रतिनिधित्व अब दिया जाने लगा है, फिल्मों में भी हो चाहे वो। तो जो लोकतंत्र अमेरिका में कामयाब हुआ है उसकी नींव तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर भारत में भी रखी थी और भारत में भी लोकतंत्र को लाने का प्रयास किया है। लेकिन उसी लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास ये मनोवादी ताकतें, ये जो मनोवादी मीडिया है, ये पूरा साथ दे रही है इस मनोवादी ताकतों का। और कहीं ना कहीं हम हमारे देश की जो जनता है 125 करोड़ जनता, ये धर्म की चाशनी में पूरी तरीके से घुल चुकी है। इसलिए ही इसने मोदी जैसी पार्टी को सत्ता में लाकर ये केवल अंबानी के विकास कराने का कार्य कर रही है। और ज़मीनों पर जो कब्जा हो रहा है वो भी इन पूंजीपतियों का ही हो रहा है। तो एक तरीके से इनका सिस्टम, ये सिस्टम देखिए, एक तो हो गया राजनीतिक सिस्टम, एक हो गया धार्मिक सिस्टम और एक जो इनका सामाजिक सिस्टम। तीनों ही सिस्टमों में पूंजी किस हाथ से निकलकर किस हाथ में जा रही है ये आपको देखना होगा। तीनों ही सिस्टम जो है संसाधनों पर कब्जा करने के लिए हैं और संसाधनों पर कब्जा एक ही वर्ग का कराया जा रहा है। आगे देखते हैं कि शंभू भाई वीडियो में क्या बता रहे हैं। ये जातिवाद कायम तभी रखा जाएगा जब इस देश के बहुजनों को गुलाम रखा जाएगा। जब तक आप गरीब नहीं रहेंगे तब तक आप जातिवाद को नहीं मानेंगे। तो ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर किया जा रहा है और ये बड़ी प्लानिंग है इन लोगों की कि आर्थिक रूप से भारत को तहस नहस कर दिया जाए। रोजी रोजगार, नौकरी पे भूखे खाना को जुगाड़ करना ये लोग विकास समझने लगे और यही सब हुआ है। और ये चुनाव हो रहा है इसलिए वहां कार्रवाई हो रही थी। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस चलता रहता है। आपको समझना पड़ेगा, लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी नेताओं से अपील है कि आवाज उठाइए आप लोग। मैं अपने तरफ से जो पत्रकारिता की वजह से एक पत्रकार के तौर पे जो भी गैर बराबरी है, जो भी भेदभाव है, जो भी जातिवाद, उसके खिलाफ मैं लगातार बोलता रहूंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और आप सब लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, आप सब लोग अपने मन से डर निकालिए और अपने अपने घरों से वीडियो बनाना शुरू कीजिए और वीडियो को डालिए। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये राजू हरिवार की बात सामने नहीं आती। मंगलवार की घटना आज कल सामने आई है। अपने हाथ में मोबाइल रखिए, कैमरा रखिए, जहां कोई गैर बराबरी होती है उसको बताइए, लोगों को, देश भर को बताइए। और शुक्रिया कि हमारे नेता कम से कम सचेत हो रहे हैं। जब तक खबरें नहीं आएंगी तब तक चलेगा नहीं। ये बड़ी सफलता है बहुजनों की कि हम लोग सोशल, बाबा साहब के समय बाबा साहब ने मुख्य नायक तमाम अखबार शुरू किए थे। अब हम लोग कम से कम अपने संसाधन से सोशल मीडिया चला पा रहे हैं। आप लोग के सहयोग से सोशल मीडिया चला पा रहे हैं और खबरें आ रही है, सरकारें हिल रही है। अब हमें टीवी अखबार की जरूरत नहीं है। अब किसी भी तरह के अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका विरोध संवैधानिक तरीके से करेंगे। कल चंद्रशेखर रावण ज्योति पासवान वाले मर्डर वाले में दरभंगा गए थे। वहां पता नई जानकारी मिल रही है कि चूंकि ज्योति पासवान का आरोप है, उसके घर वालों का रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद उस जाति विशेष के अपराधी को बचाने के लिए वहां ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। कहा कि बिजली रख के मर हुई, जो कि ट्रांसफार्मर बाद में लगा है, पहले उस बच्ची की मौत हुई है। कल गए थे चंद्रशेखर रावण। हमारे देश के नेताओं के लोगों को इस तरह के दौरे करने पड़ेंगे, राजनीति करनी पड़ेगी। बीजेपी शासित राज्यों में तो आंदोलन ही नहीं कर सकते हैं आप। तो ये जमीन का मसला बड़ा मसला है। हमारे पास जमीन क्यों नहीं है, हम ही बेरोजगार क्यों है, हमारे पास बिजनेस क्यों नहीं, इसको समझना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। हम ही क्यों पढ़े लिखे नहीं है। और ये आपके किसी धार्मिक कर्मकांड, आप किसी धर्म को मानिए, किसी जाति को मानिए, आपको अपने अधिकार के लिए सचेत रहना पड़ेगा। और इस देश में बहुजनों के पास जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं, हमारी भागीदारी नहीं है। इस पर बात करनी पड़ेगी हमें। हम क्यों नहीं है नौकरी में, हमारे पास जमीन क्यों नहीं, हमारे पास शहरों में जमीन क्यों नहीं है, हम बड़े बड़े पदों पर क्यों नहीं है, हमारी आबादी 85% है साहब, क्योंकि हमारे साथ बेईमानी किया गया। पहले हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जब हमें संविधान में अधिकार मिला तो जातिवाद किया गया, जब आरक्षण मिला उसको खत्म किया जा रहा है। हमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। सोचिए जब धर्मेंद्र के साथ जातिवाद हो सकता है, जब सुशांत सिन्हा के साथ नेपोटिज्म हो सकता है, तो सोचिए इस देश में आप कलेक्टर बन जाइए, एसपी बन जाइए। मैं बार बार कहता हूं ना, निर्मला सीतारमण एक बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, और थावरचंद गहलोत सालों का बीजेपी का नेता, सोशल जस्टिस मंत्री। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को। आप रक्षा मंत्री नहीं बन सकते, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये समझना पड़ेगा आपको।
अभी अशोक गहलोत ने फूले के नाम से स्कूल शुरुआत की थी, उन्होंने मृत्यु भोज पर रोक लगाई थी। 1960 का कानून था ये कि मृत्यु भोज पर रोक लगनी चाहिए, गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और कांग्रेस को अब अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, उसके राज्यों में भी यही हो रहा है। बहुजनों को पार्टी कोई हो, चाहे किसी के राज्य में सरकार में हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री, हमें आवाज उठानी पड़ेगी एक पत्रकार के तौर पे, एक सामाजिक चिंतक के तौर पे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, हमें अपने सवाल पूछने पड़ेंगे। और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए, इस पर वायरल कीजिए, ट्वीट कीजिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तभी हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास टीवी अखबार होता तो हमें लड़ाई जीत चुके होते। अब सोशल मीडिया हमें अपनी लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। और सरकार किसी की हो, कोई भी नेता हो, हमें सवाल पूछना पड़ेगा, कोई भी व्यवस्था हमें सवाल पूछना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। हमें एक पत्रकार के तौर पे, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे आप सबको बोलने की आजादी, आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है। एक पत्रकार को भी उतनी आजादी है जितनी आपको आजादी है। हर भी किसी भी तरह की बुराई के खिलाफ खड़े हुए स्टैंड कीजिए और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने का हमें अधिकार है और ये रखना चाहिए। तभी राजू अहिरवार और सावित्री अहिरवार को न्याय मिलेगा। बताइए उनके 6 बच्चे क्या करेंगे अगर उनको संयोग से कुछ हो गया, उन्होंने जहर पी लिया, उनकी हालत नहीं सुधरी। रोज ऐसी घटनाएं हो रही है देश में, कहीं ना कहीं हर कोई मारा जा रहा है। तो आपको बात करनी पड़ेगी, सवाल पूछना पड़ेगा सरकार से। सरकार कोई भी आप सवाल पूछिए। और एक बहुजन नेताओं की, एक्टिविस्टों की, पत्रकारों की, समाजसेवियों की और हर बहुजन की जिम्मेदारी है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होइए, सवाल पूछिए। और अगर राजनीति है तो ये राजनीति करनी पड़ेगी, आपको डेमोक्रेसी बचाना पड़ेगा, संविधान बचाना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन आप लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिस दिन आप लोग सड़क पर खड़ा होना सीख गए संविधान के हिसाब से, आपकी वो ताकत बाबा साहब ने दिया, वोट और संविधान का अधिकार, कि सरकार की, बड़ी बड़ी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगे। आप कोशिश तो कीजिए, हर सावित्री अहिरवार को, हर राजू अहिरवार को न्याय मिलेगा। हर वो गुंडा, हर वो आतंकी, हर वो जुल्मी, हर वो बदमाश जेल के सलाखों के पीछे होगा। आप खड़ा होना तो सीखिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि शंभू कुमार जी ने कहा कि हम सबको अब मिलकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक गुना में घटना होती है तो दोबारा किसी और गांव में भी इस तरह की घटना हो सकती है कि जो बची खुची ज़मीनें हैं वो भी हमसे छीन लेना सरकार चाहती है। और देखिए, आवाज़ तो अगर हम केवल एक व्यक्ति ही बोलेगा तो एक व्यक्ति को तो सरकार आसानी से दबा लेगी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आनंद तेल तुमड़े के साथ क्या हुआ। भीमा कोरेगांव के मामले में उन्हें केवल आनंद एक नाम आया था संदिग्धों की सूची में, वो भी किस लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु की साजिश रचने के लिए। अब ये बात आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु रचने वाला कोई जो होगा वो क्या सिंपल एकदम से पत्र लिख के ये बताएगा कि हम प्रधानमंत्री की मौत की साजिश करने वाले हैं? वो तो इशारों में, कोड वर्ड में ही तो बात करेगा, या फिर वो चिट्ठी लिखकर जाहिर करेगा। तो इस तरीके से एक प्रोफेसर को उसके जन्मदिन पर ही उठा लेना, वो भी ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने कई तरह की इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी बाबा साहब के बारे में, कई तरह के पेंटिंग्स उन्होंने बनाए, इतने बड़े क्रिएटिव आदमी, क्या इतने बड़े क्रिएटिव आदमी जो है वो ऐसे प्रधानमंत्री की मृत्यु की साजिश रख सकता है, जो 2019 में दीपक चौरसिया के सामने बैठकर नकल की हुई कविताओं की पंक्तियों को पढ़ रहा था और दीपक चौरसिया जो है ताली बजा रहा था कि वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, आपने तो बहुत सुंदर कविता लिखी है। इस तरह के व्यक्ति की मृत्यु की साजिश ऐसा प्रोफेसर करेगा? तो ये हमें समझना होगा कि जब आनंद तेल तुमड़े को पकड़ा गया कि वो अकेले ही आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी अकेले की हम में से देखिए उनके लिए कोई बोल नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, बल्कि उनकी गिरफ्तारियों का तो प्रतिरोध होना चाहिए था पूरे देश में। तो इस तरीके से हमें मिलकर आगे आना होगा और मिलकर अपनी आवाज़ उठानी होगी, तभी इस दमनकारी सरकार की नीतियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि दमनकारी सरकार जो है एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस का पहले भी चलता रहता था, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन आप देखेंगे कि अटल बिहारी इतने बड़े बहुमत से नहीं थे जितने बड़े प्रचंड बहुमत से ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसलिए अटल बिहारी की जो सरकार थी वो बहुत सारे नियम जो उन्हें लगते थे वो नहीं कर पाई, चाहकर भी नहीं कर पाई, और फिर भी उन्होंने देखिए एक पेंशन का नियम खत्म कर दिया कि पेंशन जो मिलेगी वो 2000 से पहले के लोगों को मिलेगी। पेंशन एक ऐसी स्कीम होती थी जिसके द्वारा रिटायर होने के बाद भी आदमी चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था।
उसे हर महीने के पैसे मिलते रहते थे। लेकिन इस स्कीम को ख़त्म किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। तो आप देख लीजिए कि पूंजी पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने धर्म भी चला रखा है। सामाजिक जो उनका आंदोलन है वो भी पूंजी के कब्जे के लिए ही है। और मंदिरों में जो उनकी मूर्तियां रखी हुई है जिन पे वो हम देते हैं वो भी पूंजी के स्थानांतरण के लिए ही है। तो अब आपको ये समझना है कि आपको इन सब चीज़ों का बहिष्कार करके एक नई जीवन की राह पर चलकर अपने लिए अधिकारों की मांग करनी है, या फिर इसी मनुवाद या इसी ब्राह्मणवाद में फंसे रहना है। आगे की वीडियो में मैं आपसे इसी तरह रूबरू होता रहूँगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही नेशनल दस्तक को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एक बहुजन खबरों का प्लेटफॉर्म है। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किए अगर हमने शंभू कुमार जी की बात को सही तरीके से समझाने का प्रयास अपने स्तर पर किया हो तो। धन्यवाद।